हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। आई एम पूजा मीना और आज हम हमारे सीरीज़ का एक और टॉपिक कवर कर रहे हैं। आज हम एमसीक्यूज डिस्कशन करने वाले एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज। ठीक है, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के साथ में ही कंबाइन हम एमसीक्यूज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो कि आप लोगों के आरआरबी, एमसीआरई वगैरह एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, एंड अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी जो है वीडियोस को शेयर करें ताकि वो लोग भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में है वो है हु इज़ द फादर ऑफ द एनाटमी। ठीक है, एनाटमी का फादर किसको बोला जाता है? गैलिन को बोला जाता है या फिर लियोनार्डो डा विंसी को बोला जाता है, हेरोफाइलस को बोला जाता है, हिपोक्रेट्स को बोला जाता है। तो ये जो आंसर है आपको याद करना पड़ेगा, ये बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी हमारे पास में, लियोनार्डो डा विंसी को बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ द एनाटमी। नेक्स्ट है द वर्ड एंटीरियर मीन्स। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर आप लोग एनाटमी में बहुत ज़्यादा सुनते हो, क्योंकि पहले हम कुछ एनाटमी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन एंड में हम लोग जो फिजियोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वैसे तो फिजियोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बट कुछ कुछ एनाटमी के क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने एनाटमी के अंदर, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर सुना होगा। ठीक है, पहले हम बात करें यहाँ पर क्या मतलब होता है एंटीरियर का। एट द बैक और द रेयर ऑफ द बॉडी, टुवर्ड द मिडल ऑफ द बॉडी, एट और टुवर्ड द फ्रंट ऑफ द बॉडी और अवे फ्रॉम द इंसेशन पॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो बेसिकली एंटीरियर का मतलब होता है बैक साइड। ठीक है, समझाऊँ तो मैं सीधी तरफ ये कोई भी बॉक्स समझ लीजिए, इसका जो फ्रंट पोर्शन है सामने वाला उसको पोस्टीरियर बोलते हैं, उसकी जो बैक वाला पोर्शन है तो उसको पर एंटीरियर बोलते हैं। तो एंटीरियर का मतलब तो ये हो गया ना कि अवे फ्रॉम द इंसेशन पॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से अवे करने की तरफ का जो पॉइंट होता है उसको अपन एंटीरियर बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका डी जाने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर इसकी जगह पोस्टीरियर पूछा जाता तो तब आपका ऑप्शन नंबर सी बनता, एट और टुवर्ड द फ्रंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्योंकि हमें बॉडी की तरफ जाना है तो पोस्टीरियर उसका आंसर जाता। ठीक है, अगर पोस्टीरियर आपसे पूछते तो सी ऑप्शन जाता, लेकिन हम यहाँ पे बात करें एंटीरियर की, तो ऑप्शन डी हमारा जाने वाला है। ठीक है, इजी क्वेश्चंस रखे मैंने सारे इसमें, क्योंकि एनाफिजियो से इजी क्वेश्चंस ही आप लोगों के आते हैं। व्हाट आर एग्जाम्पल ऑफ ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन एक्सेप्ट। सभी एग्जाम्पल है ऑर्गन्स के, एक्सेप्ट इनमें से कौन सा है जो ऑर्गन नहीं है? स्किन, मसल्स, हार्ट और स्प्लीन। आप लोगों को पता है स्किन भी एक ऑर्गन है जिसको अपन लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी बोलते हैं। ठीक है, मसल्स आर दी सेल्स होती हैं। ठीक है, मसल्स क्या होती है? एक तरीके के सेल्स को कंबाइन किया जाता है तब मसल्स की फॉर्मेशन होती है। हार्ट एंड स्प्लीन बोथ आर दी ऑर्गन। तो मसल्स जो है हमारा वो ऑर्गन नहीं होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। स्किन, हार्ट एंड स्प्लीन आर द ऑर्गन्स एंड मसल्स आर द कलेक्शन ऑफ द सेल्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेल जेनेटिक मटीरियल दैट कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। कौन सा सेल है जो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है? ठीक है, इनमें से कौन सा जेनेटिक सेल है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है? क्या सेल मेम्ब्रेन है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, गोल्जी अपैरेटस है या फिर लाइसोजाइम? आपको पता है कि डीएनए बोलते हो आप इजीली, लेकिन डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, सबको पता है जेनेटिक मटेरियल कौन कैरी करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए कैरी करता है, बट डीएनए की फुल फॉर्म तो पता हो, आधे बच्चों को पता भी नहीं होता है। तो दैट वाज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म की जगह मैंने लॉन्ग फॉर्म में करके रखा है। तो ऑप्शन आप लोगों का बी जाने वाला है। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता है, लाइसोजाइम्स होते हैं एक्स्ट्रा फॉरेन पार्टिकल्स को खत्म करने में करता है, सेल मेम्ब्रेन तो सभी सेल ऑर्गन्स को आपस में इस तरीके से यहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनको सबको एक साथ में रखने में हेल्प करती है। तो आप लोगों का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है डीएनए, दैट वाज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट जो हम बात करने वाले बुक के बारे में। ठीक है, अगर आप लोग ये बुक परचेस करना चाहते हो तो यहाँ पर आपका देखो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप ऑफलाइन परचेस करना चाहते हो तो शॉप नंबर वगैरह चौड़ा रास्ता जयपुर में मिल जाएगी, वो सब कुछ मेंशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कर दूंगी। ऑनलाइन भी अवेलेबल है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोग बल्क में मंगवाना चाहते हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप उन कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू भी इस बुक को मंगवा सकते हो। इस बुक के अंदर 6500 से आपकी MCQs हैं, सभी सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज आप लोगों के MCQs। उसके अलावा पुराने पेपर्स इसमें एम्स का हो गया, RRB का हो गया, ESIC का पेपर्स आप लोगों को सारे मिलेंगे। इमेज बीज MCQs भी आप लोगों को मिलने वाले। तो खूब सारा कलेक्शन मटेरियल आप लोगों को इस बुक के अंदर मिलेगा, नॉर्मल रेंजेस के पूरे कलेक्शंस मिलेंगे। तो आप लोग इस बुक को परचेस कर सकते हो आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, सो डेफिनेटली आप लोग इस बुक को परचेस करें, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। द ग्रास लाइक कार्टिलेज, ग्रास की तरह दिखने वाली कार्टिलेज कौन सी होती है?
फाइब्रो कार्टिलेज होती है, इलास्टिक कार्टिलेज होती है, हाइलिन कार्टिलेज होती है और कैल्सिफाइड कार्टिलेज होती है। तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी दैट वाज द हाइलाइन कार्टिलेज जो होती है वो आप लोगों को ग्रास लाइक कार्टिलेज की तरह दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। कार्टिलेज जो कौन सी प्रोटीन से बनी हुई रहती है? कॉन्ड्रोइन्स होती है, एल्ब्यूमिन होती है, ग्लोबुलिन होती है, कैजिन्स होती है। ठीक है, आपको पता है एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन जो होते हैं वो प्रोटीन्स जो होते हैं आप लोगों को क्या बोलते हैं इसमें कार्टिलेजेस में देखने को तो मिलते हैं पर बहुत कम अमाउंट में देखने को मिलता है। और कैजिन जो होता है बेसिकली आपका मिल्क का प्रोडक्शन करने में जो है वो हेल्प करता है। तो ये जो प्रोटीन है उसमें हेल्प करता है। देन बचता है कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन जो प्रोटीन्स होते हैं वो आप लोगों की बोन्स में हो गए, कार्टिलेजेस हो गई, उनके अंदर प्रेजेंट्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोगों का ए जाने वाला है। ठीक है, कि कार्टिलेज बनाने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ अडल्ट मैन टीथ इन। ठीक है, अडल्ट मैन टीथ का क्या फॉर्मूला होता है? ऑप्शन ए 2122/2122। ठीक है, ऑप्शन बी 2123 और ये 2123, 2123 और 2132। ठीक है, 2123 और 2124 क्या ये होता है? तो ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि ये जो है हम लोग आप लोगों को ठीक है 6th स्टैंडर्ड से ही पढ़ा दिया जाता है साइंस के अंदर। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी रहने वाला है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 6th क्लास स्टैंडर्ड में आप लोग इसको पढ़ते हो। ठीक है, तो 2123 और /2123 ये इसका फॉर्मूला होता है। ऐसे आप लोगों से अडल्ट की जगह चिल्ड्रन का पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ आप लोगों को एक आइडियाज़ दे रही हूँ कि इस तरह के आपके MCQs जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। लंग्स जो है डबल लेयर मेम्ब्रेन से कवर होता है तो उस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? विसरल मेम्ब्रेन, पैराइटल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन और पल्मोनरी मेम्ब्रेन होता है। तो आप लोगों को पता है लंग्स को कवर करने वाली मेम्ब्रेन या लंग्स के सराउंडिंग जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो प्लूरल फ्लूइड होता है। तो अगर प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है तो उसको मेम्ब्रेन कवर करने वाली कौन सा हो जाएगी? प्लूरल मेम्ब्रेन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, जो है आंसर नंबर सी होगा इसका। नेक्स्ट है द कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि कॉमन पासेज कौन सा होता है फूड और एयर। जो ये फूड और एयर आप लेते हो जब अंदर की तरफ जाता है, ठीक है, कंबाइन होने के बाद में ट्रकिया और किसके साथ में वो मिल जाता है। तो कॉमन पासेज क्या बन जाता है? क्या वो फेरिंग्स होता है, नेजल पैसेज होता है, नेजोफेरिंग्स होता है, ओरोफेरिंग्स होता है। तो ये आप लोगों का जो है आंसर नंबर नेजोफेरिंग्स होने वाला है। सी जो है वो रहने वाला है क्योंकि जब ऊपर से ट्रकिया और इसोफेगस आगे जाके मिल जाता है दैट वाज द ओसोफेगस बन जाता है वो। ठीक है, जो पासेज होता है कॉमन होता है फूड एंड एयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्किया डिवाइडेड एट द लेवल ऑफ विच थोरैक्सिक वर्टिब्रा इनटू द लेफ्ट एंड राइट। नहीं, ये आपकी टर्किया है। ये कौन सी थोरैक्सिक वर्टिब्रा पे जहाँ इस वाले पॉइंट पे जाके ये क्या हुई है? डिवाइड हुई है। ठीक है, तो ये 1 2 ये 4 5 6 और 10th कौन सी पे डिवाइड होती है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 5th जो है वर्टिब्रा थोरैक्सिक वर्टिब्रा होती है वहाँ पर टर्किया क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का रहने वाला है कि 5th वाली वर्टिब्रा पे ये इसका डिवीजन होता है टर्किया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन लंग्स आर सिचुएटेड इन। ह्यूमन लंग्स कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं? इसी तरह के इजी क्वेश्चंस आते हैं ना फिर से। एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, इनसाइड द डायफ्राम होता है, थोरैक्सिक कैविटी में होता है, प्लूरल कैविटी में होता है। एब्डोमिनल कैविटी जो होती है एक ह्यूमन बीइंग की, ठीक है, समझ लीजिए इस तरीके से बना दिया मैंने इंसान। तो ये जो मिडिल पोर्शन है दैट वाज अवर जो पेट से लेके हाथों से लेके पैरों के बीच का जो पोर्शन, इसको ढंग से ही बनाते हैं। तो एक ह्यूमन है, इसके हाथ हैं, फिर देन पैर। अब ये जो पोर्शन है हमारा, ठीक है, ये जो पोर्शन है बचा हुआ इसको अपन पूरे का एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, इसका पूरा इधर वाला हिस्सा तो उसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। यहीं पे क्या होता है? आपका डायफ्राम प्रेजेंट होता है, इस वाले हिस्से पे डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इस पूरे को क्या बोलते हैं अपन? इस पूरे वाले को इसको थोरैक्सिक कैविटी बोलते हैं। तो जो आपका जो है क्या बोलते हैं लंग्स प्रेजेंट होता है। लंग्स आप लोगों को पता है इस वाले पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं लंग्स। ठीक है, तो ये जो कैविटी हो गई कौन सी कैविटी होगी? दैट वाज कॉल्ड द थोरैक्सिक कैविटी। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था जो है कौन सी वर्टिब्रा पे जो आपके वो जाके टर्के सेपरेट होता है, तो वो जो पोर्शन होता है वो पूरा का पूरा थोरैक्सिक कैविटी में आता है। ठीक है, समझा दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का रहने वाला है 11 में, जो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का रहने वाला है कि थोरैक्सिक कैविटी में क्या होता है? आपके लंग्स जो है प्रेजेंट होते हैं।
इनसाइड द डायफ्राम कभी भी नहीं होता, अबाउ द डायफ्राम। अगर इसमें ना थोड़ा सा चेंजेस होता है कि ना अबाउ द डायफ्राम, ठीक है, अगर अबाउ द डायफ्राम अगर आप लोगों को मिल जाता तो भी आपका ऑप्शन वो सही जा सकता है, लेकिन इनसाइड द डायफ्राम यानी डायफ्राम के इनसाइड नहीं है, अबाउ में लंग सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर इज द वॉमिटिंग सेंटर प्रेजेंट इन आउट ब्रेन, प्रेजेंट इन दी ब्रेन होना, ये गलत हो गया यहाँ पे, इन दी ब्रेन, ठीक है। वॉमिटिंग सेंटर है वो ब्रेन के किस हिस्से में प्रेजेंट होता है, पॉन्स में प्रेजेंट होता है, मेडुला ऑब्लंगेंटा में प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस में, फिर सेरेबेलम होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा कि जो प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लंगेंटा में, ये प्रेजेंट होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि ईच किडनी इज मेड अप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द एक्सक्रीटरी यूनिट इज कॉल्ड, ईच किडनी कुछ कुछ यूनिट से मिलकर बनी होती है, लार्ज नंबर ऑफ द यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है, एक्सक्रीटरी यूनिट से मिलकर बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको वुमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं, फिर पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज के नाम से हम उसको जानते हैं। तो ये जो होती है आप लोगों को पता है नेफ्रॉन से मिलके बनी हुई होती है, लार्ज नंबर ऑफ दी नेफ्रॉन्स होते हैं जो मिलकर एक एक किडनी की फॉर्मेशन करता है। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता, ठीक है, ऑप्शन सी, अब दूसरे तरीके से समझ लिया, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि नेफ्रॉन किससे मिलके बना हुआ होता है, यहाँ पे ईच किडनी की बात हो रही, अगर आपसे पूछते कि नेफ्रॉन किससे मिलके बना हुआ होता है, तब आप लोग क्या आंसर देते, तब आप लोग आंसर देते कि ब्यूमेन कैप्सूल से मिलकर नेफ्रॉन बनता है, ठीक है। एंड किडनी किससे मिलकर बनती है, किडनी बनती है नेफ्रॉन से मिलकर बनती है। तो ऑप्शन सी आप लोगों का जाने वाला है, क्योंकि यही फिजियोलॉजी की सबसे ज़रूरी बात होती है कि छोटी छोटी क्वेश्चंस को आप लोगों को बहुत केयरफुली रीड करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में द नॉर्मल वैल्यू ऑफ GFR इज अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली कितनी वैल्यू होती है GFR की, ठीक है, 180 ml डे, ठीक है, 125 ml डे, 180 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट। तो बेसिकली इसका आंसर डी आप लोगों का रहने वाला है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, इनमें से कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, PCT, DCT, कलेक्टिंग डक्ट और द ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम लगा दिया समझाने के लिए, अगर आप ढंग से देखोगे तो ये जो पोर्शन है ना इसके इधर वाला, दिस इज कॉल्ड द नेफ्रॉन। उससे पहले तो यूरिन फ्लो हो रहा है, वो सब कुछ हो रहा है, तो वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं मानते उसको अपन, ठीक है, उसको अपन नेफ्रॉन का पार्ट कंसिडर करते ही नहीं हैं। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट नहीं है। तो देखोगे तो आप इसमें फर्स्ट नंबर में पीसीटी प्रेजेंट है, सेकंड है DCT भी प्रेजेंट है, थर्ड है हमारे पास में ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ये जो होता है ब्यूमेन कैप्सूल जो होते हैं इसी के सराउंडिंग, इसी को अपन ग्लोमेरुल मतलब इस वाले पोर्शन को पूरे को ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो बचा क्या, कलेक्टिंग डक्ट। अगर आप ढंग से डायग्राम में देखो तो कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, तो कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो पार्ट नहीं होती है नेफ्रॉन का, ये आप लोगों को याद करके आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी, द कलेक्टिंग डक्ट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। देखो जब आप फिजियोलॉजी के MCQs कर रहे होंगे ना, तब आपके सामने इमेजिनेशन, आपके डायग्राम्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोगों को उसकी थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी ही पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास में सेल ड्रिंकिंग इज नॉन एज, सेल ड्रिंकिंग को क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस, ऑस्मोसिस, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। ये बहुत सिंपल है, अपन सेल ड्रिंकिंग को क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। सेल ईटिंग को अपन क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। आपको पता ही कि फेगोसाइटोसिस बोला जाता है, पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग को बोला जाता है। नेक्स्ट द परसेंटेज ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट इन दी ब्लड, ठीक है। ब्लड आपको पता है कि ब्लड में से कितने परसेंटेज जो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, कितने परसेंटेज जो प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो 45% जो होता है वो हमारे पास में फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है एंड 55% होता है जो प्लाज्मा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का रहना है। अगर आपकी जगह यहाँ पे पूछ लेते कि प्लाज्मा कितना % होता है ब्लड के अंदर, तो 55 होता है। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब है RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स और बाकी जितने भी आप लोगों के कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे किस में आएंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर आएंगे। और प्लाज्मा है वो आपका उसमें आएगा, ठीक है, मतलब प्लाज्मा है जो 55% के अंदर आएगा। तो ऑप्शन बी आप लोगों का रहने वाला है। नेक्स्ट डायबिटीज इंसिपिडस ओकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी। डायबिटीज इंसिपिडस किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, इंसुलिन, ADH, थायरॉक्सिन और ACS-TS की वजह। तो ये होती है इंसुलिन की वजह से होती है, आप लोगों को पता है, ऑप्शन ए रहने वाला है। नेक्स्ट है ए ग्लैंड कॉल्ड द क्लॉक ऑफ एजिंग दैट ग्रेजुअली रिड्यूस एंड डीजनरेट इन द एजिंग। एक ऐसा ग्लैंड होता है जो आपकी एजिंग को बताते हैं, आपकी क्लॉक ऑफ द एजिंग को बताते हैं, जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाओगे वो रिड्यूस होता जाएगा और डीजनरेट होता जाएगा ना, उसकी वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो कौन सा ग्लैंड होता है जो आपकी एजिंग को बताता है,
पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, थायराइड होता है, पीनल होता है और थाइमस होता है। थाइमस ऐसा ग्लैंड होता है जो आपकी एज के हिसाब से डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आप लोगों का रहने वाला है। तो ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि थाइमस जो है क्लॉक ऑफ एजिंग ग्लैंड के नाम से जानते हैं, जिसको जो रिड्यूस हो जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैंने आप लोगों को आज बता दिया है कि आप लोगों को फिजियो के एमसीक्यूज आप लोगों के कैसे आते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो ये बुक ऑर्डर करना, मैंने आप लोगों को बता दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाने के लिए। बाकी मैंने आप लोगों के पैथोलॉजी के मैक्सिमम जो है टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं, कुछ कुछ एना के, कुछ कुछ फिजियो के भी, कुछ माइक्रो बायोकेमिस्ट्री के भी पढ़ा रखे, तो आप लोग उनको भी पढ़ सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप एक लाइक करें, चैनल को शेयर करें। अगर आप लोगों को नेक्स्ट क्या पढ़ना है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।